वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफिया फार्मा। तो आप सब कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो आज का टॉपिक है सीओपीडी। इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। और इस वर्ड को समझते हैं। क्रॉनिक मतलब एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, हवा के फ्लो में रुकावट आना। पल्मोनरी मतलब लंग्स, डिसऑर्डर मतलब बीमारी। तो यहाँ पे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है, क्रॉनिक होती है। और ये लंग्स की बीमारी होती है, मतलब पल्मोनरी, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि हवा के फ्लो में रुकावट आता है। रुकावट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव, यही था इस वर्ड का मीनिंग। देखो सीओपीडी में होता क्या है ना, आपको इम्फासेमा प्लस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस मतलब आपके ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाना, आपका ब्रोंकस का छोटा हो जाना, आपका ब्रोंकस का नैरो हो जाना, आपके ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाना। क्रॉनिक मतलब आपके ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन लंबे समय तक रहता है। एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज इम्फासेमा। इम्फासेमा मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेंकाइमा। देखो मैंने पिक्चर के थ्रू दिखाया है, ये आपका लंग पैरेंकाइमा है और इसका मेन कंपोनेंट एल्वुलाई होता है। जब आपका लंग पैरेंकाइमा का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो मतलब एल्वुलाई का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और आपके बॉडी में गैसियस एक्सचेंज के लिए, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर छोड़ने के लिए जो मेन साइड होता है वो एल्वुलाई होता है। और जब एल्वुलाई का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जब आपका एल्वुलाई खराब हो जाता है तो आपका गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो यही होता है एम्फासेमा में, आपका लंग पैरेंकाइमा का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और लंग पैरेंकाइमा का मेन कंपोनेंट जो होता है वो एल्वुलाई होता है। जब लंग पैरेंकाइमा का डिस्ट्रक्शन होता है मतलब एल्वुलाई का भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फिर आपके बॉडी में गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और सीओपीडी यही दो रीजन की वजह से होता है, मतलब इम्फासीमा हो जाता है आपको और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सीओपीडी। अब हम लोग आते हैं इटियोलॉजी ऑफ सीओपीडी पे। इटियोलॉजी मतलब होता है कॉज, रीजन, किस वजह से आपको सीओपीडी होता है। फर्स्ट है स्मोकिंग, मतलब सिगरेट पीने की वजह से आपको सीओपीडी होता है और 90% केस में सीओपीडी आपको सिगरेट पीने की वजह से ही होती है। सेकेंड है पैसिव स्मोकिंग, मतलब कोई आपका दोस्त, कोई आपका यार सिगरेट पी रहा आपके सामने और सिगरेट का धुआं आपके भी रिस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा इनडायरेक्टली, तो भी आपको सीओपीडी हो सकता है। थर्ड है इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइक एयर पॉल्यूशन की वजह से भी आपको सीओपीडी हो सकता है। फोर्थ है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी, इसकी वजह से भी आपको सीओपीडी हो सकता है। ये एक टाइप का प्रोटीन का इनहिबिटर होता है जिसको लीवर सिंथेसाइज करता है। जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तब भी आपको सीओपीडी होने के चांसेस होने लगते हैं, क्योंकि जब इसकी कमी हो जाती है तो आपके बॉडी में इलास्टिन की कमी हो जाती है। इलास्टिन एक टाइप का प्रोटीन होता है और जब आपके बॉडी में इलास्टिन की कमी होती है तो आपका एल्वुलाई कोलैप्स कर जाता है, डायलेट कर जाता है, फिर गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपको सीओपीडी हो जाता है। अब आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सीओपीडी, मतलब किस प्रोसेस से आपके बॉडी में सीओपीडी का डेवलपमेंट होता है। सीओपीडी आपका दो रीजन की वजह से होता है, ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फीसेमा। अगर इन दोनों का हम पैथोजेनेसिस समझ लेंगे तो हमें सीओपीडी का पैथोजेनेसिस समझ आ जाएगा। तो पहले हम पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रोंकाइटिस समझेंगे, उसके बाद पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फीसेमा समझेंगे। ब्रोंकाइटिस आपको यूजुअली तब होता है जब आपके बॉडी में एलर्जेंस का एंट्री होता है। एलर्जेंस वो सब्सटेंस होता है जो आपके बॉडी में एलर्जी को ट्रिगर करता है। एलर्जेंस का एग्जांपल है डस्ट, पॉलन, फीवर वगैरह। जैसे ही आपके बॉडी में एलर्जेंस का एंट्री होता है, एक्सपोजर होता है, तो आपके बॉडी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो बैठा है, मतलब जो आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, वो पहचान जाता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हमारे बॉडी में दुश्मन का आक्रमण हो गया है, मतलब एलर्जेंस का आक्रमण हो गया है, एंट्री हो गया है। ये बात इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है। यहाँ पर दुश्मन का मतलब है एलर्जेंस, और एलर्जेंस से फाइट करने के लिए टी हेल्पर सेल बनता है और फिर टी हेल्पर सेल आपके प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कर देता है। मतलब ऐसा समझो कि कोई बहुत बड़ा हवेली है जिसमें एक मेन सिक्योरिटी गार्ड बैठा है जो कि आपका इम्यून सिस्टम है, और उसके अंदर छोटी गेट पे छोटा सिक्योरिटी गार्ड बैठा है जो कि आपका टी हेल्पर सेल है।
जैसे आपके हवेली में दुश्मन का आक्रमण होता है, मतलब एलर्जेंस का आक्रमण होता है, तो सबसे पहले मेन सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है, मतलब इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि दुश्मन का एलर्जेंस का आक्रमण हो चुका है। और वो छोटी सिक्योरिटी गार्ड मतलब टी हेल्पर सेल को बताता है कि पूरे हवेली में प्लाज्मा सेल को बोल दो कि हथियार तैयार कर ले, जो कि आपका एंटीबॉडी है, बिकॉज दुश्मन का आक्रमण हो चुका है, मतलब एलर्जेंस का आक्रमण हो चुका है। एंटीबॉडी मास सेल में लोड हो जाता है आपके दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए, मतलब एलर्जेंस पे आक्रमण करने के लिए। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो आपका एंटीबॉडी बना है वो आईजीई है। इस तरह जब नेक्स्ट टाइम आपके बॉडी में दुश्मन का आक्रमण होता है, मतलब एलर्जेंस का आक्रमण होता है, तो एंटीबॉडी मास सेल पर ऑलरेडी लोडेड होता है फाइट करने के लिए। और इस वक्त आपका मास सेल दुश्मन को मारने के लिए हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन रिलीज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, फैला देता है, रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। और ल्यूकोट्रीन हिस्टामिन हद से ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से आपका स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, और फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो। देखो, मैं फिर से एक बार रिकैप कर देती हूँ कि पैथोजेनेसिस में होता क्या है। आपके बॉडी में दुश्मन मतलब एलर्जेंस की जैसी ही एंट्री होती है, आपके बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड मतलब इम्यून सिस्टम को ये बात पता चल जाती है कि आपके बॉडी में दुश्मन मतलब एलर्जेंस की एंट्री हो चुकी है। इम्यून सिस्टम आपके टी हेल्पर सेल का प्रोडक्शन करने लगता है, जो कि आपके बॉडी का छोटा सिक्योरिटी गार्ड है। टी हेल्पर सेल आपके प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कर देता है, और प्लाज्मा सेल का काम हथियार बनाने का है, मतलब एंटीबॉडी के प्रोटेक्शन का है। यहाँ पे एंटीबॉडी का नाम याद रखना, जो कि आईजीई है। फिर आपका हथियार मतलब एंटीबॉडी मास सेल पर लोड हो जाता है दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए, मतलब एलर्जेंस पे आक्रमण करने के लिए। फिर जब नेक्स्ट टाइम आपके बॉडी में एलर्जेंस मतलब दुश्मन की एंट्री होती है, तो उस वक्त एंटीबॉडी मतलब आपके बॉडी का हथियार ऑलरेडी मास सेल पर लोड होता है हमला करने के लिए। तो जैसे ही एलर्जेंस की एंट्री होती है, तो आपका मास्ट सेल हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन को रिलीज करने लगता है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, फैला देता है, रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। और ल्यूकोट्रीन हिस्टामिन हद से ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन कर देता है, जिसकी वजह से आपका स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, और फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो। पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फोसेमा। सबसे पहले आपके बॉडी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इलास्टिन का ब्रेकडाउन होने लगता है। इलास्टिन एक प्रोटीन है, और इसका एल्वुलाई में प्रेजेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपके इलास्टिन का ब्रेकडाउन होता है, आपका एल्वुलाई कोलैप्स कर जाता है या फिर डायलेट कर जाता है, मतलब फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम होने लगती है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। सोचो, हम एक घर बना रहे हैं। अब घर बनाने के लिए ब्रिक की भी ज़रूरत होती है और सीमेंट की भी ज़रूरत होती है, तब जाके एक मजबूत घर बनता है। और अगर सोचो, जब हम घर बना रहे हैं सिर्फ ब्रिक ही रखते जाए, मतलब सिर्फ ईंटा ही रखते जाए और सीमेंट ना डालें, तो घर कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा। बिल्कुल उसी तरह समझना, इलास्टिन तुम्हारे एल्वुलाई के लिए एक सीमेंट है, और अगर इलास्टिन की डिफिशियंसी हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाता है, तो तुम्हारा एल्वुलाई कोलैप्स कर जाता है, डायलेट कर जाता है, मतलब फैल जाता है। अब तुम्हें पैथोजेनेसिस समझ आ गया होगा एम्फीसेमा का, बट स्टिल एक बार बस मैं रिकैप कर देती हूँ। तुम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को एक मजदूर समझ लो, जो इलास्टिन को बनाता है। जैसे ही अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी होती है, मतलब तुम्हारे मजदूर की कमी हो जाती है, तो इलास्टिन की भी कमी हो जाती है। जब तुम्हारा मजदूर ही नहीं रहेगा, तो सीमेंट कैसे बनेगा, मसाला कैसे बनेगा। इसीलिए जैसे ही अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी होती है, तो तुम्हारी इलास्टिन की भी कमी हो जाती है। और इलास्टिन तुम्हारे एल्वुलाई के लिए बिल्कुल उस तरह है जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट होता है। जैसे ही इलास्टिन की कमी होती है, तो तुम्हारा एल्वुलाई कोलैप्स कर जाता है, डायलेट कर जाता है, मतलब फैल जाता है, और फिर तुम हवा को अच्छे से इनहेल नहीं कर पाते हो, एक्सहेल नहीं कर पाते हो, तुम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। सिम्टम ऑफ सीओपीडी। फर्स्ट है क्रॉनिक कफ, आपको खांसी लंबे समय तक रहेगी। सेकेंड है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे। थर्ड है वीजिंग, जब आप सांस लोगे तो आपके मुंह से सीटी की आवाज़ आएगी। फोर्थ है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीवर, मतलब आपका लीवर थोड़ा नीचे शिफ्ट कर जाता है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाता है। अब आते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस मतलब किसी बीमारी को पहचानना या उस बीमारी का एक्चुअल रीजन पता लगाना, इसी को हम डायग्नोसिस कहते हैं।
अब आते हैं डायग्नोसिस ऑफ सीओपीडी पे। फर्स्ट है स्पायरोमेट्री। ये एक टेस्ट होता है जो लंग की कैपेसिटी को मेजर करता है कि आप कितने हवा को इनहेल कर पाते हो और कितने हवा को एक्सहेल कर पाते हो। और जब आपको सीओपीडी होगा तो आप कम हवा को इनहेल और कम हवा को एक्सहेल कर पाओगे, और इस टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी लंग किस कंडीशन में है। सेकेंड है सीटी स्कैन। ये लंग की डिटेल इमेज दिखाती है, पता चलता है कि आपको एम्फीसेमा है या नहीं। थर्ड है चेस्ट एक्सरे। ये लंग की डैमेज या इन्फेक्शन के बारे में बताता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। बिना मेडिसिन के आप अपने सीओपीडी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अवॉइड स्मोकिंग, सिगरेट मत पीजिए। ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अवॉइड कीजिए लाइक एयर पॉल्यूशन, डस्ट, जिसकी वजह से आपका सीओपीडी ट्रिगर कर जाए। वैक्सीनेशन, आप वैक्सीन लगा सकते हो प्रिवेंशन के लिए या फिर कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका एम आपकी लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। इस प्रोग्राम में इंक्लूड है एक्सरसाइज, ब्रीथिंग टेक्निक, काउंसलिंग ऑन डाइट। मतलब ओवरऑल एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे आपकी सांस लेने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इसमें हम एक्सरसाइज करते हैं और आपको ब्रीथिंग टेक्निक सिखाया जाता है, और आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। काउंसलिंग दिया जाता है आपको डाइट मैनेजमेंट पे। ऑक्सीजन थेरेपी, सीओपीडी के केस में सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ऑक्सीजन थेरेपी के थ्रू आपके बॉडी के टिश्यू में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, और इस थेरेपी की वजह से आपको सांस लेने में कम प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि इन्हेलर को कैसे यूज किया जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि इन्हेल थेरेपी में इन्हेलर के थ्रू मेडिसिन को लेते हैं। इन्हेलर में मेडिसिन को डाल दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है, फिर इन्हेल कर लिया जाता है मेडिसिन को। ये देखो, यही इन्हेलर है, इसी में मेडिसिन को फिल किया जाता है और फिर मेडिसिन को इन्हेल कर लिया जाता है इन्हेलर के थ्रू। अब इस इन्हेलर को यूज कैसे करना है, इस बात पे पेशेंट को एजुकेट करना होता है। इस बात का एजुकेशन आपको जनरली हेल्थ केयर प्रोफेशनल देते हैं लाइक फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्स, कि इन्हेलर को यूज कैसे किया जाता है। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी पे। मतलब कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है सीओपीडी के केस में। फर्स्ट है इनहेल थेरेपी। मतलब आप मेडिसिन को अपने माउथ के थ्रू इनहेल कर लोगे। देखो मैंने पिक्चर में दिखाया है, कुछ इस तरह से मेडिसिन को इनहेल किया जाता है। इसमें काफ़ी सारी कैटेगरी आती है। फर्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इसका एग्जाम्पल है सालबुटामॉल। सेकेंड है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इसका एग्जाम्पल है सालमिट्रॉल। थर्ड है शॉर्ट एक्टिंग मस्करिन एंटागोनिस्ट, इसका एग्जाम्पल है इप्राट्रोपियम। फिर है लॉन्ग एक्टिंग मस्करिन एंटागोनिस्ट, इसका एग्जाम्पल है टायोट्रोपियम। अब आते हैं ओरल थेरेपी पे। मतलब इस मेडिसिन को आप टैबलेट वगैरह के फॉर्म में लेते हो। फर्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेकेंड है थियोफाइलिन, थर्ड है म्यूकोलाइटिक्स, फोर्थ है एंटीबायोटिक्स। देखो मैंने बस मेडिसिन का नाम बताया है, कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं समझाया है, बिकॉज डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल में बस इतना ही आता है फार्माकोथेरेपिटिक्स में। अब ये मेडिसिन का भी मैं ट्रिक बता देती हूँ ताकि तुम याद कर लो। ट्रिक फॉर मेमोराइजिंग सीओपीडी मेडिकेशन। सितम हो तुम खूब पहचानते हैं। इससे हो जाएगा सालबुटामॉल, इससे हो जाएगा सालमिट्रॉल, आई से हो जाएगा इप्राट्रोपियम, टी से हो जाएगा टायोट्रोपियम, टी से हो जाएगा थियोफाइलिन, ए से हो जाएगा एंटीबायोटिक्स, एम से हो जाएगा म्यूकोलाइटिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।